नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। पढ़ाई तो अच्छी चल ही रही होगी और नहीं चल रही है तो चलनी चाहिए, क्योंकि ये साल आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करने वाला साल है। और इस साल में मैं चाहता हूं कि आप सभी अपनी अपनी मनचाही सफलता ले लें, लक्ष्य को हासिल कर लें। इसके लिए बेटा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आज जो अपन इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं वो राजस्थान का पर्यटन पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में बहुत सारी चीजें आप लोगों को मैं एग्जाम अप्रोच के अनुसार बताने वाला हूं। इधर उधर डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। जैसे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे बढ़ना है। कुछ विद्यार्थी आरएस के एग्जाम से परेशान है, क्योंकि 2-5% सवाल हर एग्जाम में ऐसे आते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं और घुमा फिरा कर दिए जाते हैं। तो एक चीज आप ध्यान रखें, वो आरएस का एग्जाम है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, उसका लेवल उस ढंग से आना चाहिए। मैं तो प्रभावित हूं पेपर सेटर से, क्योंकि हाँ, वास्तव में आरएस के लायक पेपर बनाया है। यदि पशु परिचर का पेपर देखोगे तो इस बार पशु परिचर के अनुसार आया था, आरएस का पेपर देखोगे तो आरएस के अनुसार आएगा, रेट का पेपर देखोगे तो रेट के अनुसार आएगा, सेकंड ग्रेड का सेकंड ग्रेड के अनुसार आएगा। लोड नहीं लेना है, आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो वह बिल्कुल सही है। और जब पेपर अच्छा बनता है तो पढ़ने वालों को फायदा होता है। जिस तरीके 2-5 सवाल को छोड़ दो, बाकी जिस तरीके से आपकी मेहनत है, जितना आपने पढ़ा है उसमें से आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए। ये थोड़ी सी आप लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है। बाकी जैसे आगे बढ़ रहे हो वैसे ठीक है। हाँ, जिन्होंने 8-8 घंटे कोचिंगों में बिताए हैं उनके साथ जरूर ये चीज होती है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि सेल्फ स्टडी जरूरी है। हाँ ठीक है, आप घंटा भर जो है, जैसे कि यहां से भी पढ़ रहे हो और भी किसी ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म का आपने कोर्स लिया, घंटा 2 घंटे पढ़ लिए, लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। ये मैंने कई बार कहा है, तो कई लोगों को अब समझ में आया होगा कि हाँ, वास्तव में सेल्फ स्टडी, रिवीजन, प्रैक्टिस कितनी जरूरी है। तो भैया, ठोकरे खाने से अक्ल आती है, आजकल बादाम खाने से नहीं आती। चलिए अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं जो पर्यटन वाली है। अब देखो, आज अपन जो पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ये जानो कि पर्यटक ज्यादा कहां से आएंगे और कब आएंगे। ये चीजें भी आप यदि दिमाग लगाकर पढ़ोगे तो आप लोगों को ज्यादा जो है रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, मैं समझाता हूं आप लोगों को। देखो क्या लिखा है कि राजस्थान में सर्वाधिक देशी पर्यटक, देशी समझो ना, यानी कि आपने भारत के मायने या राजस्थान के मायने, ठीक है, या तो भारत के विदेशी आ जाएंगे तो विदेश से आएंगे। और ये देशी यानी कि कहां से, भारत की ऑडियंस है। ये कहां की है, भारत की है, इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। इन पर्यटकों का आगमन सबसे ज्यादा कौन से स्थानों पर होता है? तो देखो, भारत वाले जो है ज्यादा जाएंगे अजमेर, सीकर, सवाई माधोपुर, यहां पे ज्यादा जाते हैं। अब इसका कारण क्या है? सवाई माधोपुर ज्यादा जाने का कारण है रणथंभौर और वहां की टाइगर सफारी, ठीक है। और सीकर अब ज्यादा जाने का कारण है अपने खाटू वाले बाबा, ठीक है, खाटू श्याम जी। तो भारत की ज्यादातर देखना पर्यटक ऑडियंस अभी खाटू श्याम जी बहुत जाते हैं, ठीक है। और सोशल मीडिया पर जो रील्स और जितने वीडियोस वगैरह आते हैं उससे और भी जो है ये प्रभाव बढ़ा है कि सवाई माधोपुर, सीकर दोनों जगह जाते हैं। अजमेर जाने का ज्यादा कारण है कि ये सेंटर में पड़ता है, ठीक है, ये सेंटर में पड़ता है। अब देखो, मुस्लिम जो जायरीन वगैरह होते हैं वो भी जाएंगे अजमेर, ठीक है, ख्वाजा साहब की दरगाह के कारण। हिंदू भी जाएंगे, तारागढ़ वगैरह ये सब है, वहां पुष्कर है, इसलिए तो अजमेर इसलिए केंद्र रहता ही रहता है। ये बात की मैंने देशी पर्यटकों की। अब देखो, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों का आगमन कहां होता है? तो विदेशी जो आएंगे फ्लाइट से आएंगे, और फ्लाइट में यदि किसी स्टेट में जा रहे हैं तो उसके राजधानी को ज्यादा प्राथमिकता देंगे। ये मैंने हमेशा आप लोगों को समझाई है। तो देखो, ज्यादा कहां आते हैं? जयपुर। अब उदयपुर उसके बाद में दूसरे नंबर पर क्यों है? क्योंकि आप गूगल उठा के सर्च कर लो राजस्थान में घूमने लायक जगह, तो पहले या दूसरे स्थान पे ही आप लोगों को उदयपुर मिलेगा, जिसको सैलानियों का स्वर्ग भी कहा गया है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, जयपुर और फिर उदयपुर और फिर अजमेर का रीजन मैं बता ही चुका हूं आप लोगों को। तो जयपुर, उदयपुर, अजमेर विदेशियों के लिए पहली सूची पर क्यों है ये ध्यान रखना है। तो अपने को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देशी के लिए क्या है? अजमेर, सीकर, सवाई माधोपुर। क्यों है वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी सैलानी किस देश से आते हैं? तो जहां एनआरआई ज्यादा निवास करेंगे वहां से आएंगे। अमेरिका में खूब है एनआरआई, ठीक है, कनाडा वनाडा देखो एनआरआई खूब है, तो वहां इंडिया का जिक्र होगा तो फिर वो विदेशी जो है सर्च करेंगे कि हाँ इंडिया में क्या है ना। तो फिर यहाँ पे अमेरिका से और फ्रांस से ज्यादा आते हैं, ठीक है, अमेरिका और फ्रांस से। ऐसे याद रखो, अल्फांसो ज्यादा आते हैं, ठीक है, अल्फांसो ज्यादा आते हैं, अमेरिका और फ्रांस से ज्यादा आते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों का आगमन वाला महीना कौन सा है? तो देखो, विदेशियों की एक खासियत होती है कि उनको है ना गर्मी सहन नहीं होती, अपने यहां पड़ती है दबा के गर्मी। आप देख लो, ये जैसे जितने अंग्रेज अपने जो
अधिकारी उस समय अंग्रेजों के टाइम में थे अपने यहाँ, उनको भी गर्मी सहन नहीं होती थी। ठीक है, तो ये देखते हैं सर्दी वाली सीजन। ठीक है, कि सर्दी वाली सीजन तो नवंबर बेस्ट महीना है इसके लिए, ये हल्की हल्की ठंडक भी हो जाती है और विदेशियों के लिए अनुकूल है। तो ज्यादातर कब आते हैं? नवंबर में आते हैं। और सर्वाधिक देशी पर्यटकों के आगमन वाला महीना तो देखो, मैं यदि किसी भी देशी पर्यटकों को घूमने की यदि बात करूं तो या तो वो जाएंगे गर्मियों की छुट्टियों में जाना पसंद करेंगे, या तो कब जाएंगे कि गर्मियों की छुट्टियों में, क्योंकि उस समय क्या होता है कि छुट्टियां होती है, बच्चों की छुट्टियां होती है, गर्मियों की छुट्टियां। या फिर मैं बात करूं तो फिर वो जो है मानसून की सीजन में घूमना पसंद करते हैं। उसका कारण ये है कि मानसून की सीजन में अपने देशी जो लोग हैं ना, उनको झरने, उनको जो है गार्डन, हरियाली वगैरह ये जो है बहुत देखने की मजा आती है। तो ज्यादातर देखना आप, जुलाई में तो बहुत ज्यादा वर्षा होती है, फिर अगस्त में जो है वो घूमने निकलते हैं, क्योंकि जुलाई में वर्षा होती है, झरने चालू होते होते भी समय लग जाता है, फिर जो है अगस्त में जाके जो है इसका पूरा आनंद उठाते। तो ज्यादातर देशी पर्यटक जो है, ठीक है, अपने क्या है, सर्वाधिक देशी पर्यटक कौन से महीने में आते हैं? तो बेटा अगस्त में आते हैं। अब देखो ये चीजें डायरेक्ट पढ़ सकते थे आप, सीधी रट लेते, है ना, क्या रट्टा मार लिया, लेकिन इनके पीछे का लॉजिक जब आप लोगों ने समझा है तो आप लोगों को रटने की आवश्यकता नहीं है, ये कंसेप्ट दिमाग में क्लियर करना होता है। इसीलिए आप जो है एक मास्टर के पास आते हो कि हाँ गुरुजी बताओ कैसे पढ़ना है। ठीक है ना, चलिए लियो स्क्रीनशॉट। यही तो तरीका है पढ़ने का, नहीं क्या है? पढ़ने को तो आप सब विद्वान ही हो, सबकी बुद्धि लब्धि मेरे से ज्यादा होगी। अब देखो, अब ये है राजस्थान का पर्यटन मैप है, ये टूरिज्म मैप ऑफ राजस्थान है। यदि मेन अपन जगह देखे कि हाँ राजस्थान में क्या क्या है घूमने लायक, तो ये आ जाएगा आप लोगों के सामने कि भाई जैसलमेर है, बाड़मेर है, उदयपुर है, जयपुर है, ये चीजें हैं, बूंदी वगैरह, सरिस्का, अलवर वगैरह। ये तो इसको कोई समझने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ये मैंने लिया है डेकोरम सेट करने के लिए कि हाँ भैया क्लास का डेकोरम ऐसा है कि हम यहाँ पे आपको एक एक चीज बताते हैं विद डिटेल, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है जीडी का है, एटसेट्रा एटसेट्रा, क्योंकि ये हमें जो है डेकोरम भी मेंटेन करना पड़ता है। एक प्लेटफॉर्म जब ग्रो कर जाए और जब उस स्टेज पे आ जाए तो फिर थोड़ा सा डेकोरम पे वर्क करना पड़ता है। बाकी इससे पहले वो नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि खोने के लिए कुछ होता नहीं है ना, जो होता है पाने के लिए ही होता है। अब स्टेज वो है कि खोने के लिए बहुत कुछ है, पाने के लिए तो पूरा आसमान ही है। वैसे चलिए, ये तो क्योंकि आप बहुत क्लोज हो, मेरे फैमिलियर हो, इसलिए मैं बता देता हूँ, जिक्र कर दे। बाकी दूजा मास्टर कौन करे? दूजा मास्टर नहीं बताओ, अब दूजा मास्टर के हाँ ये बहुत हमारा मैं पीऊं, मतलब बहुत आपको पता नहीं है, हमने बहुत मेहनत से इसे बनाया है वो वाली चीज डेकोरम का बात है, बाकी की कौन। ठीक है, ये जो है ना, ये राजस्थान के पर्यटन सर्किट आप लोगों को ध्यान रखने हैं 10 है। कितने हैं बेटा? 10 बस। अब इसमें मेन जो है नाम से ही आप लोगों को पता चल जाएंगे, जैसे हाडोती पर्यटन सर्किट आपको पता चल जाएगा कि बाबू जांको है। ठीक है, इस तरीके से ही सारे पर्यटन, शेखावाटी कह देंगे तो चूरू सीकर और ये आ जाएंगे अपने झुंझुनू वाला, और ऐसे पता चल जाएगा। एक थोड़ी सी नजर मारते हैं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। एक मोरू पर्यटन सर्किट ये जो है ना, इसमें थोड़ा सा लफड़ा आप लोगों के हो सकता है। एक्चुअली इसमें है ये JJB, याद रखना है JJB। अब बाड़मेर जो है ना, इसमें बाद में जुड़ा है। ठीक है, तो कई बार बाड़मेर ऑप्शन में आता भी नहीं है, पहले जो जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर यही आता था, ये बाड़मेर बाद में जुड़ा है, इसलिए थोड़ा सा लफड़े वाली बात है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लो। माउंट आबू सर्किट, अब देखो माउंट आबू सर्किट में क्या क्या आ रहा है। माउंट आबू सर्किट के अंदर ये सारे आ रहा है, पाली, जालोर, सिरोही वगैरह ये सब आ रहा है। ठीक है, माउंट आबू सर्किट में, माउंट आबू सर्किट के अंदर नहीं, हाँ ठीक है, रणकपुर सर्किट जो है ना, रणकपुर सर्किट में ये जालोर, पाली, सिरोही ये सारा आ रहा है। माउंट आबू सर्किट जो है इसमें स्पेशली माउंट आबू ही आता है। ठीक है, हाँ सॉरी टू से दैट, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। रणकपुर सर्किट में पाली, जालोर, सिरोही सारा ही आता है, और ये जो है ना अपना माउंट आबू सर्किट, इसमें माउंट आबू का स्पेशल एरिया आता है, क्योंकि माउंट आबू में खुद में ही घूमने लायक जगह बहुत सारी है। मेवाड़ सर्किट की बात करें अपन तो देखो उदयपुर, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, अपने जो है जयसमंद, डूंगरपुर, राजसमंद वगैरह ये सारे इसके अंदर आ गए। मेवाड़ कहे तो जहां गोहिलों का शासन रहा था वो सारा का सारा आ गया अपने। ठीक है, मेरवाड़ा सर्किट में क्या क्या आ रहे हैं? अजमेर और नागौर, डीडवाना, कुचामन ये सब आएंगे। शेखावाटी सर्किट में क्या क्या आ रहे हैं अपने? चूरू, झुंझुनू, सीकर ये सब आएंगे। ठीक है, अलवर, सिलीसेड, सरिस्का सर्किट में क्या है? तो अलवर, डीग, खैरतल, तिजारा वगैरह ये सारे आएंगे। ब्रजभूमि सर्किट के अंदर क्या क्या आएंगे? तो अपने जो है भरतपुर, डीग, धौलपुर वगैरह, यानी कि ब्रज का प्रभाव जहां जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश के करीबी जिले हैं तीनों, भरतपुर, डीग और धौलपुर,
उनमें ये प्रभाव रहेगा। ढूंढाड़ सर्किट में ये दौसा, जयपुर, सवाई माधोपुर ये सारे आ जाएंगे। इसमें भी रणथंभौर वाला अलग से चला जाएगा, सवाई माधोपुर टोंक सर्किट इसको कहा जाता है, ठीक है। और फिर हाड़ौती सर्किट जो है ये आप लोगों को ध्यान रखना है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाला ये आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को कुल मिला के इनकी संख्या ध्यान रखनी है। मैप को देखना बाद में ध्यान से, इनकी संख्या जो है वो 10 है, इनकी संख्या जो है वो 10 है। एक बार स्क्रीनशॉट लो आप। देखो वैसे ध्यान रखना चाहो तो ध्यान रखना, एक तो हाड़ौती सर्किट, मेवाड़ सर्किट, गोड़वाड़ सर्किट और है जिसके अंदर यही आ जाता है अपने रणकपुर सर्किट है ना, इसी को गोड़वाड़ सर्किट के नाम से भी जाना जाता है, अपने जालोर पाली सिरोही वाला, ठीक है। फिर इसके अलावा आप लोगों के मेरवाड़ा, शेखावाटी, वागड़ यानी कि वो हाड़ौती वाला जो है ना वही वागड़ सर्किट है अपना, ठीक है। इसके अलावा ढूंढाड़, ठीक है, और अपने मरु सर्किट, मेवात सर्किट, ये जो अलवर वाला ये जो है ये मेवात सर्किट के नाम से भी जाना जाता है, मेवात, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है टाबरों। बेटा आगे ओके। अब देखो 10 पर्यटन सर्किटों के अलावा, 10 पर्यटन सर्किटों के अलावा अन्य कौन कौन से हैं। अब देखो वागड़ टूरिस्ट सर्किट जो है जिसको अपन हाड़ौती के नाम से ही जानते हैं, लेकिन ये वागड़ टूरिस्ट सर्किट को जो है अलग से बांसवाड़ा डूंगरपुर के आसपास वाले क्षेत्र को अलग से जो है बताया गया, ठीक है। वैसे हाड़ौती के अंदर ये भी आ जाते हैं, लेकिन हाड़ौती में स्पेशली कौन से आएंगे, स्पेशली आएंगे बाबू जाको। कौन से आ जाते हैं, बाबू जाको, ये हाड़ौती के अंदर। फिर वागड़ के अंदर स्पेशलाइज करके डाल दिया बांसवाड़ा डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्र को, वो भी 2020-21 के बजट के अनुसार, ठीक है। फिर तीर्थ सर्किट बनाया गया एक, तीर्थ यानी कि अब जहां तीर्थ यात्रा होगी जिसमें अजमेर, पुष्कर, नाथद्वारा, कांकरोली, श्री महावीर जी करौली, इन सबको जो है तीर्थ सर्किट के अंदर डाला गया, जहां पे स्पेशली घूमने नहीं दर्शन करने लोग जाए, ठीक है, तीर्थ करने जाए, तो ये तीर्थ सर्किट में डाल दिया। ब्रजभूमि रिलीजन सर्किट, इसके अंदर क्या डाल दिया, भरतपुर और डीग और उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन को भी डाला गया। वैसे वहां पे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो बिल्कुल उनको लगता ही नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में, राजस्थान का प्रभाव वहां पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश का प्रभाव भी इस तरफ पड़ता है, तो वहां पे तो ऐसे ही चलता है। ये धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है ब्रजभूमि रिलीजन सर्किट। और ब्रजभूमि सर्किट में तो मैं खुद भी जाके आया हूं, ठीक है। इस तीर्थ सर्किट में भी ज्यादातर जगह महावीर जी करौली को छोड़ के बाकी सब जगह मैं जाके आया हूं। नेक्स्ट टारगेट यहाँ बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला रखना पड़ेगा, स्टूडेंट भी खूब है वहां पे अपने, ठीक है। कभी जाएंगे तो फिर बता के जाऊंगा, है ना, ठीक है। चलिए कृष्णा सर्किट। अब कृष्णा सर्किट में कृष्ण भगवान से जुड़े हुए स्थल हो गए, ठीक है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा के 12 कृष्ण मंदिरों को जोड़कर, ध्यान रखना कितने हैं कृष्ण सर्किट में, अपने 12 कृष्ण मंदिरों को जोड़कर 20 फरवरी 2016 को इसे मंजूरी दी गई, जिसमें राजस्थान के निम्न मंदिर शामिल है। 12 में से राजस्थान के कौन कौन से वो अपने को ध्यान रखना है। श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद, ठीक है, यानी नाथद्वारा वाला, गोविंद देव जी मंदिर, कनक वृंदावन मंदिर, चरण मंदिर और गलता मंदिर जयपुर के, ठीक है, ये जयपुर के हैं। और खाटू श्याम जी मंदिर सीकर का, यानी कि ये मंदिर राजस्थान के जुड़े हुए हैं इन 12 मंदिरों के अंदर जो कृष्णा सर्किट में है, ठीक है भाई बेटा। लो स्क्रीनशॉट लो एक बार। और खाटू श्याम जी तो भैया हम भी चाह रहे हैं कि खाटू श्याम जी आदेश दे और हम भी आए इनके चरणों में शीश नवाने। 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। इसी तरीके से है ना भजन। हमारे भाटी सर बहुत अच्छी तरीके से ये बहुत शानदार गाते हैं इस भजन को, 3 बाण के। उनकी आवाज में, उनके कंठ में भी सरस्वती विराजमान है। बुद्धा सर्किट। चीन, जापान, श्रीलंका आदि देशों के पर्यटकों को लुभाने के लिए इसे विकसित किया गया। इसमें जयपुर और झालावाड़ के बौद्ध स्थलों को जोड़ा गया है। जयपुर के अंदर भी है, और जयपुर में जैसे कि बैराट सभ्यता के अंदर मिलते हैं, और झालावाड़ में देखे तो कोलबी की गुफाएं वगैरह जो है, राजस्थान का अजंता एलोरा भी कहा जाता है, तो वहां पे भी ये जो है बुद्ध से संबंधित है, तो इनको जोड़ा गया है इसमें, ठीक है। बालाजी सर्किट यानी कि हनुमान जी से रिलेटेड है अब, ठीक है। प्रमुख बालाजी मंदिरों को जोड़ने का काम किया गया है, जिसमें देखो सामोद बालाजी जयपुर के, घाट के बालाजी,
बंदे के बालाजी, अलवर के पांडुपौन हनुमान जी, चूरू सालासर बालाजी, दौसा के मेहंदीपुर बालाजी, इन सभी बालाजी मंदिरों को जोड़ने का काम किया गया, वो बालाजी सर्किट है। फिर गोडवाड़ पर्यटन सर्किट, इसमें देखो पाली, जालोर, बालोतरा, सिरोही, इन सभी के पर्यटन स्थलों को जोड़ने का काम, बढ़ावा देने का काम किया गया है, जो अपने गोडवाड़ सर्किट के अंदर आते हैं। ठीक है टाबरों, ले स्क्रीनशॉट ले। चलो आगे चला, ठीक है, ओके। अब देखो पर्यटन विकास से संबंधित कुछ संस्थाएं। अब देखो पढ़ने को तो वैसे तो है ना, डिटेल डिस्क्रिप्टिव जाए तो खूब ज्यादा है, लेकिन क्लास का मतलब क्या होता है कि टू द पॉइंट पढ़ा जाए, एग्जाम अप्रोच के अनुसार पढ़ा जाए, और उसे पढ़ के जो है बार बार रिवाइज किया जाए। क्योंकि जिन्होंने रिवाइज नहीं किया वो पूछो RS प्री का जो एग्जाम देकर आए हैं अभी, वहां उन्हें रिवीजन की कितनी कमी महसूस हुई, वहां उन्हें प्रैक्टिस की कितनी कमी महसूस हुई, वहां पे उन्हें भटकने की कितना खामियाजा भुगतना पड़ा, वहां उन्हें सेल्फ स्टडी नहीं करने का कितना खामियाजा भुगतना पड़ा, वहां कोचिंगों में बिताए 8-8, 10-10 घंटे कितने गोडे दिए, ये सारी चीजें जो है मैटर करती है। रणनीति किस लिए बनाते हैं अपन, एग्जाम को जीतने की, क्लियर करने की, ताकि हम इन चीजों में भटके नहीं। लेकिन फिर भी आप भटकते हो, तब फिर आप लोगों को जो है इधर उधर बगले झांकनी पड़ती है, वहां छीणे गिननी पड़ती है कि अब ये पेपर आया कहां से। यदि ढंग से पढ़ लो ना आप व्यवस्थित एग्जाम अप्रोच के अनुसार, तो फिर ये चीजें नहीं मैटर करती। अभी भी कई जनों का पेपर अच्छा गया है, और पेपर अच्छा गया है वो वे लोग हैं जो भटके नहीं है। तो अपने आप को भटकने से बचाओ। बाकी स्टडी सभी एक जैसी करते हैं, ऐसा कोई 30 मार्क विवेकानंद पैदा नहीं हुआ है आज के युग में कि हाँ उसे किताब एक बार देखते ही सारी चीज याद होगी। रिवाइज करना बहुत जरूरी है। यदि रिवीजन नहीं करोगे तो अपने दिमाग में तो भैया घुसने वाली बातें नहीं है। जो क्लास के बीच में मैं शॉर्ट्स आप लोगों को टिप्स देता हूं ना, उन्हें आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, जून 1965 में इसकी स्थापना की गई। फिर देखो एक रिटमैन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछते हैं, इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। अक्टूबर 1996 के अंदर इसकी स्थापना की गई। यानी कि ये पूरी तरीके से जो है ट्रेवल मैनेजमेंट का काम करने वाला इंस्टीट्यूट है। पर्यटन सलाहकार मंडल 2000 के अंदर इसकी स्थापना की। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन संस्थान 2001 में की गई। होटल प्रबंधन संस्था जो है वो जयपुर के अंदर स्थित है। और सेट यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग 2016 में शुरू किया गया ये कार्यक्रम है। ठीक है, ये कुछ संस्थाएं हैं पर्यटन विकास से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछते हैं। वैसे ये CETT वाला और ये कम पूछते हैं, ऊपर के 2-3 ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये इनको ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, देखो अब पर्यटन विकास से संबंधित कुछ योजनाएं और ऑपरेशन, क्योंकि पर्यटन विभाग जो है इन चीजों पे बहुत ध्यान देता है कि हमारे राजस्थान का जो पर्यटन है उसमें किसी तरह का खिलवाड़ नहीं हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति आया माउंट आबू घूमने और उसको कोई किसी तरह की असुविधा हुई, तो वो जाकर क्या है, वो कहीं यही कहेगा कि भैया वहां मत जाना घूमने, वहां पे ये असुविधाएं होती है। तो पर्यटन विकास जो है विभाग जो है वो ये योजनाएं चलाता है कि वहां पे पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, ताकि वो जाके और बढ़ाई करे और पर्यटन हो रहा है ना, और पर्यटक हो रहा है। और पर्यटक और आने से दिखती बात है कि उस क्षेत्र को तो फायदा पहुंचता ही पहुंचता है, सरकार को भी फायदा पहुंचता है, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ता है, सीधी बात है। तो इसलिए ये योजनाएं चलाई जाती है। अब देखो इसमें एक पेइंग गेस्ट योजना चली थी 27 सितंबर 1991, जिसका एक ध्येय वाक्य था घर से दूर एक घर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि पेइंग गेस्ट यानी कि पीजी के तौर पे जो है वहां पे रह सकते थे। फिर पर्यटन सहायता बल की स्थापना की गई, 2000 से ये शुरू हुआ और ये राजस्थान का पहला राज्य है जिसने पर्यटन सहायता बल की स्थापना यहाँ पे की है। ठीक है, फिर देखो शिल्प ग्राम योजना, ये क्या है, हस्तशिल्पियों की जो कलाकृति बनाते हैं अपने हाथों से अलग अलग, वो जो हस्तशिल्पियों को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई। तो क्या है, हस्तशिल्पियों की कला को प्रोत्साहित करने हेतु, जिसमें से देखो एक हवाला गांव उदयपुर में स्थापित किया गया, पाल गांव जोधपुर के अंदर, पुष्कर अजमेर के अंदर और राम सिंहपुरा सवाई माधोपुर, चारों ही याद रखना। इसके अंदर जो है हस्तकला से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा मिलता है और हस्तशिल्पियों को बहुत बढ़ावा मिलता है, जिससे यहाँ की कला जो है बाहर भी एक्सपोर्ट होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक है ऑपरेशन स्वागत, इसमें क्या है, जयपुर में पर्यटकों को अनैतिक लोगों से बचाने हेतु, यानी कि क्या होता है, कोई पर्यटक आया घूमने, अब जैसे जयपुर ज्यादा आते विदेशी सैलानी,
तो वो उनको जो है कोई भी व्यक्ति बरगलाए नहीं, फालतू के पैसे नहीं ऐठे, उनके साथ में कोई ठगी नहीं करे, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। तो इन चीजों से रिलेटेड उनको कोई किसी तरह की परेशानी नहीं हो, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो अनैतिक लोग होते हैं, जो नीति के साथ कार्य नहीं करते, उनसे निपटने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। फिर एक ऑपरेशन वेलकम है, ये पूछेंगे कि ये कहां चलाया गया, तो ये जैसलमेर के अंदर है। अब यहां पे एक शब्द आया है लपको। लपके कौन होते हैं? जो फालतू की लपकाई करते हैं। लपकाई समझते हो? मारवाड़ी में क्या है? लपड़ाई करनी। और कई बार मैं भी कह दिया करो कि थार लापी खाने में मतलब है कि लपड़ाई में मतलब है, यानी कि लापी खाने में यानी कि आम के आम गुटलियों के दाम, वो वाली बात है कि आम खाओ गुटलियों के दाम नहीं पूछने हैं, ये वाली बात है। लपके वो होते हैं जो फालतू परेशान करते हैं सैलानियों को, ठीक है। एक चिपकू प्रकृति के लोग होते हैं कि फालतू जब वो नहीं चाह रहे हैं फिर भी उनके साथ किसी न किसी तरह की बदतमीजी करें या लपकाई करें, है ना। लपकाई यही होती है, बदतमीजी होती है एक तरह की। तो इनसे बचाने के लिए ऐसे खूब लोग होते हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई किसी तरह का न तो उनसे फायदा लेना है और न कुछ भी करना, उनको बस मजे लेने हैं खुद के जीवन को, मतलब वो लपकाई में लपकाई ही उनका अंतिम ध्येय है, वो उनका उद्देश्य यही है कि हमें तो जीवन ऐसे ही निकालना है। तो ऐसे लोगों से भी पर्यटकों को बचाने के लिए, क्योंकि जैसलमेर भी खूब जाते हैं पर्यटक, वहां जैसलमेर में जो है इन लपकों से बचाने के लिए ऑपरेशन वेलकम शुरू किया गया। ये स्वागत है, ये वेलकम है, दोनों अलग अलग है। फिर देखो बॉर्डर टूरिज्म, सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु गंगानगर की हिंदुमल कोट चौकी और बीकानेर की रूखला और मारुति चौकी को खोला गया। ये बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए है। फिर एक रमणीक झील योजना चलाई गई जिसमें 5 झीलें शामिल थी, ये ध्यान रखना। झील संरक्षण योजना जो कल आपको बताई थी, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, उसमें 6 जिले थी, इसमें 5 है। इसमें कौन कौन सी है? देखो फतेह सागर, पिछोला, आना सागर, पुष्कर और नक्की, ठीक है। फतेह सागर उदयपुर, पिछोला उदयपुर, आना सागर अजमेर, पुष्कर अजमेर और नक्की माउंट आबू। इनके सौंदर्यीकरण से रिलेटेड है रमणीक झील योजना, ये भी पर्यटन विभाग द्वारा चलाई गई है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी बहुत सारी है, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारी बता रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है टाबरो। अब आगे बढ़ना, देखो अब राजस्थान में कुछ पर्यटन सफारियां चलती है। सफारियां यानी कि जरूरी नहीं है कि सफारी का मतलब हो कि आप सवारी करो, कई जने यही समझते हैं सफारी इस नाम आ गया तो आपको सवारी ही करनी है, ऐसा नहीं है। अब आएगा बाघ सफारी, तो क्या बाघ के ऊपर बैठ के घूमोगे? अच्छा बाघ के ऊपर तो फिर भी आपको जो शान महसूस हो, यदि कोई बिठा के घुमा दे, तो थाईलैंड वगैरह जाओगे तो वहां पे आपको बाघ के बिल्कुल हाथ लगा के फोटो वोटो खिंचाने के लिए मिलेगा, वहां पे है कोई लोकेशन पटाया वगैरह कुछ ऐसी, तो वहां पे तो ये चीज है भी। लेकिन यहाँ पे आप बाघ के ऊपर बैठा तो फिर पता नहीं कि बाघ के ऊपर थे या बाघ के अंदर चले गए, पता नहीं चलेगा। हाँ, तो ये कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर बैठ के ही घूमोगे, ऐसा तो डंकी सफारी आएगी शेखावाटी के अंदर तो बैठ के घूमोगे क्या? नहीं, तो वो मत समझना, ठीक है। यानी कि ये वहां का मैन देखने लायक पॉइंट है, इसको इस तरीके से ध्यान में रखना, ठीक है। तो देखो लॉयन सफारी, यानी कि ये कहां है? नाहरगढ़ के अंदर। कैमल सफारी सम जैसलमेर, हाँ इसके ऊपर आप बैठ सकते हो, ठीक है। बैलून सफारी ये बूंदी के अंदर है, बैलून सफारी बूंदी। वाटर सफारी चंबल नदी के अंदर है। पैंथर सफारी हमारे जवाई क्षेत्र के अंदर है, ठीक है। टाइगर सफारी ये कहां है? रणथंभौर के अंदर। एलिफेंट सफारी आमेर के अंदर, इस पे भी बैठ सकते हो आप। आमेर के किले में बहुत मतलब हाथी है और ऊपर बैठा के आपको घुमाया जाता है, बढ़िया। हॉर्स सफारी ये पुष्कर के अंदर है, वैसे फेमस पुष्कर में है लेकिन घोड़े तो सब जगह है। पुष्कर अपने माउंट आबू चले जाओ, वहां भी मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे आप लोगों को। तो और सफारी फेमस कहां की? पुष्कर की। डंकी सफारी ये शेखावाटी की फेमस है। ये कुछ सफारियां जो आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखनी है कि ये। अब देखो अंतिम बजट में, लास्ट बजट में, क्योंकि अभी वाला तो आना है, लास्ट बजट में कुछ रोपवे प्रस्तावित हुए थे, उनको भी एक बार पढ़ लो। रोपवे अपन ने कल पढ़ लिए वैसे। एक तो जोगी महल सवाई माधोपुर के अंदर, आमेर जयगढ़ नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर, बिजासन माता इंदरगढ़ बूंदी के अंदर, समाई माता बांसवाड़ा और छतरंग मोरी चित्तौड़गढ़। कई बार इन मंदिरों के नाम भी पूछ सकते हैं कि कहां कहां है। तो ये जो है बजट में प्रस्तावित रोपवे जिन पे काम चल रहा है, ठीक है। हो सकता है अभी नया बजट आएगा उसमें और भी कुछ प्रस्तावित हो और भी चीजें बताएं, तो आप लोगों को अभी ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट। चलो टाबरो आगे बढ़ा। देखो अब काल यानी अपा पढ़ियो ऊंट महोत्सव, ठीक है। जिंगे ध्यान नहीं हुए तो मैं बताया भी पवन व्यास वगैरह, ये देखो ऊंट महोत्सव ये वाला बताया था आप लोगों को, है ना। ये वाला कल बताया था ना पवन व्यास ने, जो पगड़ी बांधी वगैरह, ये
उससे आप लोगों को ये बताया, यहाँ पे पगड़ी बांधी जो पवन व्यास वाला है ना, तो ये कल बताया था। अब अपने जो है आज अपन पढ़ रहे हैं मरु महोत्सव। अभी इस 2025 वाला जो है मरु महोत्सव, इसका आयोजन होना है, लेकिन 2024 में जो है मरु महोत्सव का आयोजन हो गया था, इसको पढ़ लेते हैं। 2025 का जब होगा तब आप लोगों को जीजीडी फैक्ट प्रो बनाकर दे दिया जाएगा, इसका स्पेशल है ना। देखो ये आयोजन कब हुआ था, 22 फरवरी से 24 फरवरी 2024। ये होता है जैसलमेर के अंदर। थीम इसकी थी बैक टू द डेजर्ट, और मिस्टर डेजर्ट और मरुश्री जो पुरस्कार दिया गया, अवार्ड दिया गया, वो डॉक्टर श्रीकांत व्यास को दिया गया। ठीक है, श्रीकांत व्यास ने 2024 का मिस्टर बीकाना खिताब भी जीता था। कितनी बड़ी बात है, देखो मिस्टर बीकाना खिताब भी मिला है और श्रीकांत व्यास को मिस्टर डेजर्ट यानी कि मरुश्री खिताब भी मिला है। फिर देखो मिस्टर बीकाना का खिताब ऊंट महोत्सव में दिया जाता है, जो अपने अभी पढ़ा है, कल ही पढ़ा है। मरु महोत्सव 2024 के अंतर्गत आयल ऑफ जैसलमेर के द्वारा देशी और विदेशी मेहमानों के लिए डाइन विद जैसलमेर का आयोजन किया गया। ऐसे सवाल बहुत बनते हैं कि डाइन विद जैसलमेर का आयोजन कौन से महोत्सव के दरमियान किया गया, या कहां किया गया, या किससे संबंधित है, तब आप लोगों के ये प्रश्न सही बैठता है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से जो है अवार्ड दिए गए। मिस मूमल दिया है पारुण विजय को, जो बीकानेर किया। मिस्टर पोखरण दिया है अभिषेक छंगानी, जो फलोदी के हैं। मिस पोखरण दिया है अंतिमा खत्री, जो पोखरण की है। मिसेस जैसलमेर मरुधर कंवर, जो जयपुर की है। ये सारे याद करने हैं। साथ ही साथ क्या ध्यान रखना है, मिस्टर डेजर्ट यानी कि मरुश्री डॉक्टर श्रीकांत व्यास है, इनको भी दिया गया। अब ले लो आप स्क्रीनशॉट। अब इसके अलावा अपने जो बाकी रहा पर्यटन के अंदर पढ़ना, वो है शाही रेलगाड़ियां। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि ऐसी रेलगाड़ी का सफर किया जाए। अरे भैया टिकट ही गणा है, 5 लाख 6 लाख 7 लाख ऐसे तो इनके लगते हैं घूमने के पैसे, लेकिन यात्रा भी ऐसी होती है कि भैया पैसे वसूल होते हैं बहुत। देखो लग्जरियस ट्रेन है ये जो है न सिर्फ राजस्थान की बल्कि भारत की लग्जरियस ट्रेनों के अंदर है। राजस्थान मतलब इन अपने यूं कह सकते हैं दुनिया की लग्जरियस ट्रेन में शामिल है ये सारी। ठीक है, हेरिटेज ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, ये सारी। तो देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैलेस ऑन व्हील्स। इसकी शुरुआत की गई थी 26 जनवरी 1982 को। सहयोग किसका लिया गया, राजस्थान पर्यटन विकास निगम और भारतीय रेलवे, क्योंकि रेल है तो इससे सहयोग लेना ही पड़ेगा। 1987 में इसे पाटा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो पर्यटन के अंदर सबसे सर्वोच्च अवार्ड होता है। इस रेलगाड़ी में 14 कोच होते हैं, जो प्राचीन रियासतों के नाम पे अलग अलग है, जैसे कि मेवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत, हाड़ौती वगैरह। इन रियासतों के नाम पे 14 कोच है। द महाराजा महारानी नाम के 2 रेस्तरां भी है इसके अंदर ही। ठीक है, यात्रा कहां से शुरू होती है, देखो दिल्ली, जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, आगरा, उदयपुर और फिर दिल्ली। दिल्ली से रवाना होकर दिल्ली जाती है, लेकिन ये सारा रूट कवर करती है। यहाँ के सारे स्थान यानी कि घुमाने फिराने सब, जैसे कि बाई रोड भी जाएंगे, जहां ट्रेन खड़ी होगी वहां से बाई रोड, वो भी व्यवस्था इनकी होती है। रुकना तो अपने ट्रेन जैसे है ही, ट्रेन में तो मतलब 5 स्टार से ज्यादा सुविधा है, इतनी जबरदस्त सुविधा है। रुकना वगैरह सब यहाँ ये सारे। इस शाही ट्रेन में 7 दिन की यात्रा होती है और इसका स्लोगन क्या है, 1 वीक इन वंडरलैंड, यानी कि ये क्या है, किसी वंडरलैंड से कम नहीं है। 1 वीक इन वंडरलैंड मतलब कोई आदमी मेरे जैसा वहां चला जाए तो रील बना बना के मतलब पागल हो जाए, इतनी इंदर चीजें मिलती है। ठीक है, मैं मेरा ही उदाहरण लूंगा, वैसे आप भी इसी श्रेणी में आते हो कि आप भी जाओगे ना तो आसपास वालों का जीना आराम कर दोगे कि हम देखो यहाँ पे गए, यहाँ पे ये चीज मिल रही है, वो मिल रही है। बैठो घर बैठो आदमी आउट है क्या यार, वो तो गयो माने क्यों बता रही हो है। कई बार तो जो है मेरे पास जैसे फैमिली टूर किया कपल का, तो कई बार जो है मेरे पास मैसेज आ जाते हैं, अरे भैया जाओ तो जाओ, कम से कम स्टेटस मत लगाओ कि फैमिली के साथ गया। हमारी फैमिली हमारा जीना आराम कर देती है कि ये देखो साल में 4 टूर करते हैं, इतने बिजी होते हुए आप तो नवरे बैठे हो, फिर भी हम 1 टूर नहीं कराते हो। तो क्या भैया जाओ, हम ये नहीं कह रहे कि मत जाओ, लेकिन कम से कम स्टेटस मत लगाओ, हमारे को शांति से जीने दो। यह बातें हो जाती है। चलिए नोट, 1 नवंबर 2023 को इसे दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का खिताब मिला। कोऑर्डिनेटर्स चॉइस अवार्ड 2023 इसे दिया गया था। इसके अलावा एक और है रॉयल, ये तो बहुत महंगी है, इससे थोड़ी सस्ती में जाना चाहो तो रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। शुरुआत इसकी 15 मार्च 2009 को हुई। सहयोग आरटीडीसी और भारतीय रेलवे। रूट इसका क्या है, नई दिल्ली से शुरू होती है, फिर जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, जयपुर, खजुराहो, वाराणसी, आगरा। देखो रूट भी बताया है मैंने आप लोगों को, यदि जाओ तो देख लेना, मैं पूरी डिटेल आप लोगों को बता रहा हूं। बाकी पैसे जरूर सर्च कर लेना कि कितने लगेंगे गूगल पे, ठीक है, लाखों में लगते हैं।
हेरिटेज ऑन व्हील्स यानी फेरी क्वीन इसको कहा जाता है। ये 2003 में शुरू हुई, आरटीडीसी और इंडियन रेलवे की तरफ से इसे शुरू किया गया। इसका जो है रूट वगैरह आप गूगल कर लेना, भले इतना डिटेल आप लोगों को रूट तो वैसे ही एग्जामिनर पूछता नहीं है, मैंने आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ये रूट वगैरह बता दिए हैं, ठीक है। तो वैसे पैसे बहुत लगते हैं भैया, इसके लिए आपको सरकारी नौकरी लगना पड़ेगा, फिर सेविंग भी तगड़ी करनी पड़ेगी। हाँ, 8 पे कमीशन के बाद आप जो है इनकी यात्रा का आनंद ले सकते हो, यदि आपका जिगर भी खुला हुआ हो, आपको जो है यूं मंदिर से ईमान भी अलाउ करे। वैसे मास्टरों का इतना ईमान अलाउ करता नहीं है, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसके बाद में ये जो है अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, ये अपन ने कल पढ़ लिया था। आज यदि आज ही डायरेक्ट क्लास देख रहे हो आप, तो आपको कल की क्लास पहले देखनी चाहिए, तब आप लोगों को जो है आज की क्लास का महत्व पता चलेगा। और इसी के साथ ही अपने पर्यटन वाला चैप्टर भी पूरा हो गया। अब मैं फिर से देखूंगा कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। चलो अभी हाथों हाथ ही देख लेते हैं। मैंने टेलीग्राम पे वैसे डाला भी था कल आप लोगों के लिए कि नेक्स्ट कॉमन चैप्टर कौन सा है, क्योंकि पहले कॉमन पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को स्पष्ट बता चुका हूं, ठीक है। उसके बाद में अब देखो जैसे पर्यटन हो गया, ठीक है। पर्यटन के बाद में 5 टिक्का आ रहे हैं। आप लोग भी यदि आपके पास में, मैंने टेलीग्राम पे बताया था आप लोगों को, भेज दिया था, तो आप लोग वहां से देख सकते हो। इसके बाद में पर्यटन के बाद में आपके 5 टिक, क्योंकि जहां पे भी एक भी क्रॉस आ रहा है तो यानी सभी विद्यार्थियों के लिए नहीं है, फिर वो अलग से क्लासेस आएगी फिर। तो ये है भैया, अब अपन को कला संस्कृति की तरफ बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ज्योग्राफी में अपने पर्यटन लास्ट कॉमन टॉपिक था। फिर जैसे है ये आपके मृदा वगैरह, तो ये सभी में कॉमन नहीं है, ये भी मैं करवाऊंगा सारे, उद्योग मृदा वगैरह ये सब करवाऊंगा, पशुधन खनिज ऊर्जा संसाधन। लेकिन फिर वो जिन जिन भर्तियों में है उसी को ऊपर लिख के फिर करवाए जाएंगे सेपरेट, ठीक है ना। जैसे कॉमन टॉपिक पूरे हो जाएंगे उसके बाद में ये करवाएंगे। तो अब नेक्स्ट आप लोगों के आने वाला सभ्यता भी सब में नहीं है, नेक्स्ट आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा 1857 की क्रांति। अब ये मत कह देना कोई कि गुरुजी ज्योग्राफी में बहुत सारे टॉपिक बाकी है, लेकिन वो अलग अलग भर्तियों में अलग अलग भर्तियों के हिसाब से चलेंगे। सुदर्शन बैच में पहले अपन कवर करेंगे जो सभी के कॉमन है। तो नेक्स्ट आएगा आपके 1857 की क्रांति, फिर आएगा प्रजामंडल, फिर आएगा किसान और जनजातीय आंदोलन, फिर आएगा एकीकरण, उसके बाद में दुर्ग महल स्मारक, लोक देवियां लोक देवता, संत संप्रदाय, मंदिर। अब ये जो है मैंने ये पूरी लिस्ट देखो, आप लोगों को यहां दिख नहीं रही होगी, ये पूरी जो है टिक लगी हुई है। ऐसे पढ़ूं बताऊं, ये देखो ये पूरी जो है ऐसे दिखेगी नहीं, फोकस करना पड़ेगा यहां करके। ये देखो ये टेलीग्राम पे डाला हुआ है, ये पूरी ऐसे टिक लगी हुई, इसमें से देखकर बता रहा हूं मैं, है ना, इसमें से देखकर बता रहा हूं। ये लिस्ट जो है मैंने टेलीग्राम पे डाली हुई है और ये मैंने वीडियो बना के भी बताया था, तो उसके अनुसार जो है अपन चल रहे हैं। और इसके अनुसार अपना नेक्स्ट कौन सा है, 1857 की क्रांति है, ठीक है। आप लोग देख लेना, कल ही डाली थी ये लिस्ट और इसके अनुसार ही अपन चल रहे हैं, ठीक है टाबरो। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।